जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मेरे पैर तो जमीन खिसक गई। मैंने कहा ये तुम्हारे गुरुदेव हैं, इनकी वजह से तो हम नेटवर्किंग के अंदर आ रखे हैं और ये तमाम चीजें। फिर थोड़ा मैंने संभाला अपने आप को। मैंने कहा भगवान का शुक्र है ये मेरे फिलहाल अपलाइन नहीं है, दूसरी कंपनी के अंदर है। तो मैंने कहा मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि अगर ये मेरी कंपनी के अंदर आ जाए तो ये तो तर ही जाएंगे, इनको पकड़ के मैं भी तर जाऊंगा। क्योंकि उस समय मेरी बाइनरी कंपनी थी, मेरी एक टांग टूट गई थी। जैसे पता है ये बाइनरी कंपनी का तो होता ही है जिंदगी भर के लिए। मैंने कहा जो टांग टूटी पड़ी है वो उसका थोड़ा प्लास्टर लग जाएगा, प्लास्टर क्या बढ़िया बढ़िया साल्टा हो जाएगा। खैर, तो सिद्धार्थ जी, ये बात है 2007 अगस्त के आसपास की, जब सिद्धार्थ जी नेटवर्किंग लेके बहुत नेगेटिव थे, जॉब वगैरह ढूंढ रहे थे। अब आप गिनिए, 2007 अगस्त में उन्होंने ऐसी बात मुझे बोली। अगस्त का आता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। फरवरी 2008 में खबर आती है सिद्धार्थ जी ने वेस्टी ज्वाइन कर ली। और जब सिद्धार्थ जी ने वेस्टी ज्वाइन करी, मैंने कहा 6 महीने में ऐसा कौन सा मंत्र इन्होंने पढ़ लिया सर ने, जो इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में इतने नेगेटिव हो गए थे। मैं तो इंतजार कर रहा था खबर आई कि इन्होंने जॉब कर ली है। राइट। तो दोस्तों ये वेस्टीज के अंदर आए और मुझसे मिले, मुझे प्लान समझाया, बहुत एक्साइटेड थे। मैंने कहा सर आप बड़ी गलती कर रहे हैं, 600-700 रुपए के प्लान के अंदर क्या तो आप पैसा कमाओगे, क्या कंपनी कमाएगी, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कह रहे भाई वो एक साल बाद देखेंगे यार, लेकिन चल मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। एक साल बाद खबर आई कि सिद्धार्थ सर जो है, उनका चेक 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का, और सिद्धार्थ जी का ने मर्सिडीज बेंज ब्रांड न्यू परचेज कर ली। अब मैंने कहा भाई ये कमाल की बात है। चलो क्या, सदाजी काम करते रहे और मैं अपना काम करता रहा। लेकिन इस बीच में मैं धीरे धीरे करके मेरा उस पिछली कंपनी के अंदर अलग अलग वजहों से मेरा बिजनेस नीचे आता रहा। मेरे वहाँ पे मुझे बड़े अच्छे लोग मिले, मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छे अप्लाइंस मिले जिन्होंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन सबकी अपनी जर्नी होती है, सबकी अपनी अपनी यात्रा होती है, सबका अपना अपना एक लक्ष्य होता है लाइफ में। तो मैं उधर में अनकंफर्टेबल होता चला गया और 2011-12 आते थे मैं बिल्कुल टूट चुका था। और मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैंने भी वही जो 2008 में सदाजी जी ने बात बोली थी साथ में, कि नेटवर्क मार्केटिंग में बना के बहुत अपना करियर बना के बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आने लग गए। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर 10 11 12 साल दे दिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि नौकरी करूँ, छोड़ दूँ इस इंडस्ट्री को। इस बीच सिद्धार्थ जी का चेक 20 लाख हो चुका था। लेकिन मुझे लगता था कि सिद्धार्थ जी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो ना रेत में से भी तेल निकाल देंगे, तो वो तो कहीं भी पैसा कमा लेंगे। तो इसलिए मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही थी कि सिद्धार्थ जी के साथ जाऊं। तो मैंने कहा यार, लेकिन अगर मैंने 11 12 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, मैं पागल तो था नहीं, ना मैं बेवकूफ था। ठीक है, सफलता का दौर 1 2 साल का रहा, संघर्ष के वर्ष 8 10 साल रहे। लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो चीज ऐसी होगी जिसने मेरी आत्मा को, मेरे सोल को टच किया होगा। मैं बेवकूफ तो हूं नहीं। फिर मुझे लगा कि भाई जब तक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा इस इंडस्ट्री के अंदर अब आगे नहीं बढ़ सकते। और मुझे कई बार मैं एक चीज़ यहाँ पे बड़ी एक अहम बात है बताना चाहूँगा। कई लोग मैं फेसबुक पर देखता हूँ, यूट्यूब पर देखता हूँ, ज्ञान बघारते रहते हैं कि सही कंपनी कैसे चुनी जाए। सही कंपनी वही चुन सकता है जो गलत कंपनी में काम कर चुका हो, और जो जिसकी पहली कंपनी सही है वैसी तरह है तो उसकी किस्मत अच्छी है। सीधी सी बात है, कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई फॉर्मूला नहीं सही कंपनी चुनने का। ये आपकी जर्नी है, इसमें आपकी गलती होगी ही होगी। जैसे कोई आदमी बोले जी मैं आपको बाइक सिखा दूंगा बिना गिरे हुए, बिना गलत कट मारे हुए या बिना कुछ करे हुए, ये कोई संभव बात है? ये बिल्कुल बेकार बात है। आपकी जर्नी जब चालू होगी इस इंडस्ट्री के अंदर, 10 गलतियां होंगी किसी की। ये आपके भैया कर्मफल कह लो कि आप 10 साल भटकेंगे, 10 महीने भटकेंगे, 10 दिन भटकेंगे, ये आपका जो भी कह लीजिए आप वो है। राइट। लेकिन मुझे अब ये बात समझ में आ गई कि भाई मुझे अब एक राइट प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि इतना समझ में आ गया था कि राइट प्लेटफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, वो समझ में आ गई थी बात। और ये पढ़ के नहीं आती है, ये एक्सपीरियंस से ही आती है। तो दोस्तों फिर मैंने सिद्धार्थ जी को खुद फोन किया और 2012 में मैंने वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत करी। और अप्रैल का ये महीना था। लेकिन जब मैं वेस्टीज के अंदर आया दोस्तों, मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी, मेरा पुराना माइंडसेट। पुरी जी जानते हैं, अब मैंने 600 700 लोगों का क्या कहते हैं इवेंट करे हुए, वो बड़ा पूरे नॉर्थ के अंदर अच्छा बिजनेस था। तो दिमाग एक फुजूल भरा हुआ था कि मैं इसको कर सकता हूँ। और ये तो 700 800 500 700 जीरो ज्वाइनिंग की कंपनी है। हमने तो 10 10 हज़ार रुपए की ज्वाइनिंग के लोगों के पैसे निकाले हैं, और एक आदमी को 3 3 आईडी दिलाई हुई है। आदमी के पास घर में खाने के पैसे नहीं होते थे, उससे हम 3 3 आईडी लेके 30 हज़ार रुपए ज्वाइन कर लेते थे। हालांकि गलत करते थे, अब तो लगता है, लेकिन उस समय प्राउड फील करते थे। अब मुझे लगा कि ये क्या है, तो कुछ भी नहीं, मैं ऐसे ही कर लूंगा। और यही मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई। पहले 3 साल मैंने वेस्टीज के सिस्टम को दिल से नहीं अपनाया। ऐसा नहीं कि मैं इवेंट में नहीं जाता था, इवेंट में जाता था, सेमिनार में जाता था, हर जगह जाता था। लेकिन अंदर एक चीज दिमाग घुसी हुई थी कि मैं ज्यादा अच्छा जानता हूँ, ज्यादा बढ़िया कर लूंगा बेवजह। वो कई बार वो बाइनरी के लोगों की गलतफहमी होती भी है। राइट। वही गलतफहमी का मैं शिकार हो गया, मैंने सिस्टम को 100% अडॉप्ट नहीं किया। और जिसके चलते हुआ ये
कि मैं मेरी मुझे सफलता जो है जितना मुझे मेरे अनुभव के हिसाब से मिलनी चाहिए थी उस हिसाब से मुझे नहीं मिली। हालाँकि क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, थोड़ा टीम थी, तो मैं बहुत जल्दी इस बिज़नेस के अंदर डायमंड डायरेक्टर बन गया। लगभग 1 साल के अंदर डायमंड डायरेक्टर बन गया और फॉरेन ट्रिप मुझे मिला यूरोप का वेस्टीज से। लेकिन मैं जिस कंपनी से आया था वेस्टीज के अंदर वो एक एजुकेशन बेस्ड कंपनी थी, वो कंप्यूटर एजुकेशन दिया करती थी। और वहाँ पर जो हमारी एवरेज एज थी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की वो थी 17, 18, 15, 16, 17, 18 साल थी। तो जो मैं टीम थोड़ी बहुत यहाँ लेकर भी आया था, उनमें जितने भी छोटे-छोटे बच्चे थे, 15 साल से लेके 20 साल के, वो सारे के सारे उन्होंने काम करना बंद कर दिया क्योंकि उस समय का जो माहौल था 2012 में, वेस्टीज में बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट थे। तो किसके घर में चाय कौन-सी आएगी, किसके घर के अंदर पेस्ट कौन-सा आएगा, ये 15, 16, 20 साल के बच्चे डिसाइड नहीं करते थे। तो उन्होंने उनको अनकम्फर्टेबल लगा, उन्होंने छोड़ दिया बिज़नेस को। तो एक तरीके से फिर दोबारा से मुझे बिज़नेस शुरू करना पड़ा ज़ीरो से। जो थोड़े बहुत मैच्योर लोग थे नेटवर्क के वो बच गए। अच्छा जी, इस बीच हुआ क्या, मैं जब डायमंड बना तो डायमंड बनते ही हुआ क्या कि डायमंड बनते 4 लाइन से, डायमंड बनते ही मेरी 3 लाइन दूसरी कंपनी में चली गई। अब आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपकी 3 लाइन दूसरी कंपनी में चली जाए तो आपकी हालत क्या होगी? लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। जानते क्यों? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं, पहली बार या दूसरी बार थोड़ा झटका लगता है, लेकिन जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग में इतना समय हो जाए तो आपको समझ में आ जाता है ये बिज़नेस का हिस्सा है, ये बिज़नेस का पार्ट है। इस ये इ इ इ इसको इसको आपको सहजता से स्वीकार करना होगा, राइट? क्योंकि हमारे बिज़नेस के अंदर जो दरवाज़ा है आने का, उसमें कुंडी नहीं होती है। लोग आते भी अपनी मर्ज़ी से, जाते भी अपनी मर्ज़ी से, ठीक? तो फिर लेकिन मैंने क्या करा, अपने माइंड को अपने पिछले अनुभव के हिसाब से मैंने अपने माइंड को अपना सेट करना शुरू कर दिया, कंडीशन करना शुरू कर दिया। क्या? कि भाई लोग चले गए, अगर मान लो इनकम अभी 1 लाख है, तो ये 1 लाख की आधी 50,000, 50,000 की आधी 25,000, अब मेरी इनकम जो है 25,000 रुपए आ जाएगी। मैंने इसके लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी आपको अपनी इनकम दिखाऊँगा, आपको हैरानी होगी कि 3 लाइनें दूसरी कंपनी में जाने के बावजूद भी मुझ मेरी इनकम में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। ये था एक सही प्लेटफ़ॉर्म में काम करने का नतीजा, जो कि वेस्टीज था और साथ में राइट मेंटरशिप विद सिद्धार्थ जी की वो तो थी। अब हुआ क्या, जब मेरी 3 मैं इसलिए बात बता रहा हूँ, शायद हो सकता है कुछ आपको इससे सीख मिले। जब मेरी 3 लाइन दूसरी कंपनी में चली गईं, तो मैं उस बीच में सिद्धार्थ जी मुझे लगातार फ़ोन करते थे कि प्रीतम तू 2 लाइन और खोल, 2 लाइन और खोल, 6 लाइन कर, 6 लाइन कर, 6 लाइन कर, 6 लाइन कर। उनका तो शुरू पहले दिन से उनका पूरा एक्सेलेरेटर दबा रहता था। 6 लाइन, 6 लाइन, 6 लाइन, 6 लाइन, राइट? अब मैंने कहा यार 3 लोग मेरी दूसरी कंपनी में चले गए। मैं इन्हें सँभालूँ या 2 लाइन और खोलूँ? लेकिन मैंने सिद्धार्थ जी को फ़ोन आया, मैंने कहा सर एक चीज़ बताओ, मैं अभी मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ, ये मैं जो लोग जो 2, 4, 5 बचे हुए लाइनों के अंदर उनको समेट रहा हूँ और आप कह रहे हो 2 लाइन और खोल। कह रहे क्या कर रहा है तू, ये बता पहले मुझे। मैंने कहा सर मैं कर ये रहा हूँ कि जो 3 लाइनों में जो लोग बच बच गए हैं, उनके साथ मिलकर जो लोग चले गए उनकी बुराई करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। कह रहे बढ़िया करता है भाई, करता रहे, अच्छी बात है। मैं कहा जी क्या करूँ फिर आप बताओ। कह रहे भाई तू अगर कुछ इस स्थिति से निकलना चाहता है तो जो मैं बताऊँ वो करेगा। मैं कहा जी बिल्कुल करूँगा। तो सिद्धार्थ जी ने बोला मेरे साथ ये हमेशा ही होता है, जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया, कोई नई बात नहीं है और इस चीज को सही तरीके से हैंडल किया जाता है। अगर आप सही तरीके से हैंडल कर लोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मैं जी बताओ क्या करना है। कह रहे, 2 काम करने हैं बस। मैं जी बताओ क्या करना है। कह रहा पहला काम ये कर, तो जो लोग चले गए उनकी बुराई करना बंद कर दे। मैंने कहा जी ये तो असंभव है। ये तो इज्जत की बात आ जाएगी। मैं कह रहे क्यों, क्या हो गया। मैंने कहा जी वो पहले तो मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। तो कह रहे जैसे सिद्धार्थ जी क्या होते हैं, तेरे बारे में जो भी बात गलत बोल रहे हो कहाँ चिपक गई तेरे, पहले दिखा मुझे कहाँ कहीं चिपकी तेरे जो तुझे बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। मैं कहा जी मेरा चेक 1 लाख से 50,000 आ गया, 25,000 आ गया, या उस महीने का चेक मेरा डाउन हो गया, तो ये सबको दिखा रहे हैं तो क्या हो गया। कोई झूठ बात है, सच बात तो है, बात तो सच है, तो दिखाने से क्या होगा? मैं कहा जी टीम नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। मैंने तू खुद सोच रहा है। मैं कहा जी वो आपके बारे में कंपनी वाले उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बोलने दे, बोलने दे, उससे क्या होता है, तू मत बोल बस। तो मैं कहा चलो ठीक है जी मैं नहीं बोलता। कह रहे मैं जी फिर बोलूँ क्या, वो तो लगातार अब जो टीमें बची उनको भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो कह रहे ये बोल भाई कि जिन लोगों ने वेस्टिज को छोड़ा है, ये बात है 2012 की, तब कंपनी नंबर 1 नहीं थी। जिन लोगों ने वेस्टिज को छोड़ना है उनको वेस्टिज को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वेस्टिज बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर और यहाँ पर आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप दूसरी कंपनी में गए हो तो मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, आप तरक्की करें, आगे बढ़ें और जब कभी भी आपको लगे कि आपको दोबारा वेस्टिज में आना है तो वेस्टिज के दरवाजे मेरी तरफ से आपके लिए हमेशा के लिए खुले हुए हैं।
तो जब मैंने ये बात बोलनी शुरू करी तो एक तो मेरा ना फोकस चेंज हो गया। पहले मैं एक नेगेटिव एनर्जी से काम कर रहा था, फिर मेरा फोकस चेंज हो गया। ठीक। और इसका फायदा ये हुआ कि उनमें से कुछ लोग वापस भी आ गए और कुछ कामयाबी बन गए। दूसरा, अ, दूसरी बात उन्होंने बोली कि अब दूसरा काम तो ये कर, जो लोग तेरे साथ बच गए हैं, चाहे 2 बचे हैं, 4 बचे हैं, 5 बचे हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोग ना तो उस कंपनी को पसंद करते हैं, ना उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके अपलाइन भाग गए हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो उनके साथ भी ये काम कर, उनके साथ में जब अगर तू पहले उनके साथ में अपनी एक्टिविटी को तू 3 गुना बढ़ा दे। मैंने जिसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब ये है, अगर तू किसी जगह पे हफ्ते में 1 दिन जाता था, अब हफ्ते में वहां 3 दिन जाना शुरू कर दे। किसी जगह पे तो महीने में 1 बार जाता था, वहां महीने में 3 बार जाना शुरू कर दे। यानी कि अपनी एक्टिविटी को इतना बढ़ा दे कि वो नेगेटिविटी से ध्यान हट जाए लोगों का। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, मैंने उनकी सीख को माना और इसका नतीजा ये हुआ कि आने वाले समय के अंदर मैंने बहुत आराम से अपने पूरे नेटवर्क को दोबारा से रिवाइव कर दिया, बड़ी आसानी से। राइट। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट ये रहा वेस्टिज के अंदर, वेस्टिज का मैनेजमेंट, वेस्टिज के मैनेजमेंट का विजन, और साथ में मेरे अपलाइन की गाइडलाइन समय समय मिलती रही, जिसके चलते मैं इस बिजनेस के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। राइट। तो अगर मैं यहाँ पे जो मैं कुछ छोटी मोटी जो सफलता हासिल करी उसके बारे में बताऊं, तो 2015 में मैं क्राउन डायरेक्टर बना, 18 में यूसीडी बना और 19 में डीसीडी बना। राइट। पहला जो मेरा पे आउट था इस इंडस्ट्री का, वो लगभग 80 रुपए का था। हाईएस्ट पे आउट इस इंडस्ट्री का लगभग मेरा 5.25 लाख रुपए से थोड़ा ज्यादा है। और जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था दोस्तों, मेरे पास में एक साइकिल भी नहीं हुआ करती थी। आज इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद मैं 3 गाड़ियां ले चुका हूँ। पहली होंडा सिटी, दूसरी होंडा में, जो तीसरी आपके सामने है, ये 42 लाख रुपए की ऑडी Q3। राइट। ये मैंने कुछ चीजें हासिल करी। अगर मैं कुछ यहाँ पे बात करूँ अपनी इनकम की, तो वेस्टीज के अंदर मैंने, अगर मैं पूरे 2012-13 जो जिस साल मैंने ज्वाइन किया था, इस पूरे 12 महीने के अंदर मैंने टोटल पैसा कमाया वेस्टीज में 8,33,391 रुपए। इसके बाद वो साल आया जब मेरी 3 लाइन दूसरी कंपनी भाग गई थी और मैं सोच रहा था कि इनकम मेरी 8 लाख की आधी 4 लाख और 4 लाख की आधी 2 लाख हो जाएगी। तो देखिए आपके सामने वही 8,05,218 रुपए, ऑलमोस्ट उतनी इनकम। 2014-15 में इनकम रही 12,18,000। उसके बाद अगले साल रही 21,70,000 के आसपास। उसके बाद इनकम रही मेरी टोटल 24 लाख के आसपास। उसके बाद इनकम रही 26 लाख कुछ, और उसके बाद इनकम 38 लाख कुछ हजार। अभी जब पिछला साल क्लोज हुआ है, लगभग 45.5 लाख रुपए के आसपास मैंने यहाँ से इनकम अर्न करी है। राइट। और अगर मैं अपने कुछ फॉरेन ट्रिप्स की आपसे बात करूं, तो मेरा पहला ट्रिप था यूरोप ट्रिप, जहां पर हम एम्स्टर्डम, एक देश है नीदरलैंड की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी अपना पेरिस, और बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स, 3 जगह, 3 कंट्री मैंने घूमी यूरोप के अंदर। ये पेरिस का एफिल टावर आप सभी लोग जानते होंगे, बड़ा एंजॉय किया। इस ट्रिप पे मैं अकेले ही गया था, क्योंकि मैं नया नया था और जानता भी किसी उतना सिद्धार्थ जी के अलावा। राइट। ये वहाँ का, ये उसके बाद एक टर्की ट्रिप, जहाँ पर शायद यहाँ पे आपके सीनियर्स भी लोग भी हैं इसमें, और यहाँ पे मेरी कुछ टीम के लोग भी हैं। ये महेश विश्वाल जी हैं और याशीष नायक जी हैं, लगभग 4-5 लाख रुपए ये भी पर मंथ कमा रहे हैं इस चीज से। राइट। और ये अलग अलग लोग अलग अलग लोकेशंस पे ये हमारे फोटोग्राफ हैं। इसके बाद हमारा एक ट्रिप था लंदन में स्कॉटलैंड का, यहाँ पर 7 दिन कंपनी का ट्रिप था, और बाकी 7 दिन जो है हम अपने खर्चे से यहाँ पर गए। और पीछे जो फ्लैट देख रहे हैं, यहाँ पर हमने रेंट पे फ्लैट लिया था, और इधर जो है हम लोग 7 दिन कंपनी का ट्रिप आने से पहले अपने खर्चे पे रह रहे थे। बड़ा मजा आया यहाँ पे। हमने वहाँ की मेट्रो में, वहाँ की ट्रेनों में, बसों में खूब हमने एंजॉय किया। सुबह का खाना जो हमारे साथ में चंचल जी और कुमार कुल जो उनकी वाइफ है, आंटी जी थी, ये लोग मिलकर बनाते थे। हम लोग कभी एक बार बर्तन धो देते थे। एक बार संतोष जी ने बोला, जी मैं, भाभी लोगों ने बोला कि आप लोग तो यार खाना ही खाते रहते हो, सुबह काम सारा हमें करना पड़ता है नाश्ते में, तो बर्तन तुम धो। तो एक दिन मैंने बर्तन धोया तो मेरे से वो टूट गई, प्लेट टूट गई। भाभी ने कहा तुम मत करो। फिर संतोष जी ने बोला अरे भाभी, ये तो मैं तो गांव देहात का आदमी हूँ, पैसे तो आज कमा रहे हैं, पहले तो ये काम किया हमने, तो मैं धो लूंगा। संतोष जी ने 2 प्लेट तोड़ दी। तो फिर इन लोगों ने बोला कि भाई ऐसा है, तुम जाओ खा ही लेना, काम हम कर लेंगे, खिला भी देंगे, बर्तन भी धो लेंगे। बड़ा मजा आया, ऐसा लगा जैसे अपने घरों के अंदर रह रहे हैं, बसों में घूम रहे हैं, मेट्रो में घूम रहे हैं। बहुत मतलब एक तरीके से कंपनी का जो ट्रिप आया था उससे ज्यादा एंजॉय हमने अपने पर्सनल ट्रिप में कर लिया। 7 दिन बाद कंपनी का ट्रिप आया, फिर उसको हमने ज्वाइन कर लिया। बहुत अच्छा 15 दिन का एक्सपीरियंस रहा। ये अलग अलग जगह हैं, आप देख सकते हैं, और ये आपके सीनियर्स लोग भी सब यहाँ पर हैं। ये अलग अलग जगह है वहाँ की। राइट। ऑस्ट्रिया जर्मनी का ट्रिप रहा, उसके बाद मेरा बहुत यहाँ पे एंजॉय किया। इसके बाद मैं स्पेन गया, और ये फिर स्टार क्रूज, बहुत ही अच्छा मेरा अनुभव रहा। शायद आप में से कुछ लोग होंगे जो इस क्रूज पे आए होंगे।
राइट। तो बहुत हमने यहाँ पर सभी लोगों ने बहुत है, और ये मेरे लिए बड़ा खास ट्रिप रहा, क्योंकि इस ट्रिप के अंदर हजारों लोग थे, लगभग 1800 से ज्यादा लोग यहाँ पर थे। कोई, मतलब मेरी समझ से हिंदुस्तान में कोई राज्य नहीं रहा होगा जहां से यहाँ पे लोग नहीं थे। हजारों किलोमीटर दूर हम लोग हिंदुस्तान से दूर थे, लेकिन कमाल की बात क्या थी, हिंदुस्तान से इतनी दूर होने के बावजूद भी हम हिंदुस्तान साथ लेके चल रहे थे। एक हर ऑलमोस्ट हर स्टेट से यहाँ पे लोग थे, राइट। कोई कोई मद्रासी, कोई बंगाली, कोई उड़िया, कोई बिहार का, कोई उत्तराखंड का, कोई मणिपुर का, कोई कहीं का। मुश्किल से एक आदमी 50-60 लोगों को जानता होगा। लेकिन इतने अनजान लोग आपस में भी फिर भी दो चीज जुड़े हुए थे। पहला, सारे लोग भारतीय थे, और दूसरा, सभी लोग, जी हाँ, वेस्टर्न थे। बड़ी कमाल की फीलिंग थी, मतलब ऐसा मुझे मजा, जबकि यूरोप की इतनी कंट्री के अंदर गया हूँ, ऐसा मजा मुझे कहीं और नहीं आया। कारण क्या है ना, कि जब इतने लोग जाते हैं तो बिखर जाते हैं होटलों के अंदर। यहाँ क्रूज के अंदर सारे एक जगह बनते, तो बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हो रहा था, बड़ा सबने एंजॉय किया। शायद जो लोग यहाँ गए होंगे उन्होंने इस चीज को महसूस किया होगा। तो दोस्तों, ये था मेरे बारे में, और अगर कुछ समय है तो मैं आधे घंटे का तो मैं ट्रेनिंग आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो अगर कोई अभी सुन रहे हैं तो यस सर, आप कंटिन्यू रहिए सर। जी, बहुत थैंक अच्छा यू लगा सो सर मच। आपकी स्टोरी सुन के। जी जी। तो दोस्तों, मैंने एक ट्रेनिंग बनाई है जिसका नाम है 5 स्टेप्स टू सक्सेस। ये वही स्टेप्स हैं जो आपके अपलाइन रात दिन सुबह शाम आपको प्यार से डांट के समझाते रहते होंगे, वही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो घर के जो पापा जी होते हैं वो कुछ भी ले आए तो कदर नहीं होती, लेकिन अंकल चाचा कुछ लेकर जाए तो लगता है वो हमारे लिए अमृत लेकर आ गए। तो सेम वही बात है, वही चीजें हैं जो आपके अपलाइन बताते रहते हैं, वही चीज मैं आपको बताऊंगा। और मेरा ये मानना है कि ये जो चीज मैं बताऊंगा ये आपको अपने अपने बिजनेस, अपने जीवन में, अपने 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 आचरण में, यानी कि अपने व्यवहार में उतारनी है। तो बिजनेस के अंदर आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी, और ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी करनी है, राइट। ये पहला काम क्या करना है आपने, सबसे पहला काम करना है, फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आपको सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर अपने आप को बदलना है। जैसे मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि भाई, अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000, 30,000, 40,000 रुपए है, अगर आपके अकाउंट में वेस्टीज से 1 लाख रुपए आए हर महीने, आने लग जाए आपकी सैलरी के अलावा, तो ये आपके जीवन में बदलाव होगा नहीं होगा? यस, आपका जवाब होगा, बिल्कुल एक बदलाव होगा, बड़ा बदलाव होगा, राइट। अब इतना बड़ा जो बदलाव है, आप खुद सोचिए, क्या आपकी अपनी कुछ छोटी मोटी आदतों को, अपने सोचने के तरीके को बदलने के बिना बदले बिना हो सकता है? ये हमें सवाल अपने आप से पूछना है। मान लो अगर आज मैं 40,000 रुपये कमा रहा हूँ जॉब के अंदर, 20,000, 25,000, 1 लाख जो भी है, ये जितने भी पैसा मैं कमा रहा हूँ, इसमें कितना चीज मैं अपने मन के करता हूँ? शायद हार्डली कुछ कुछ काम मन का करते होंगे। कई बार बुखार होता है तो भी ऑफिस जाते होंगे। कई बार डांट पड़ती होगी, उसके बावजूद भी उसी बॉस बॉस को आपको सुनना पड़ता होगा, उसको यस सर बोलना पड़ता होगा, बहुत चीजें करनी पड़ती हैं उसके बाद, तभी तो 40,000 रुपये आपको हर महीने मिलते हैं। लेकिन हम उस 1 लाख के लिए जो हम अपने लिए कमाना चाहते हैं, अपने बिजनेस से कमाना चाहते हैं, कितना अपने आप को बदलने को तैयार है? हम हार्डली अपना बदलते हैं। जैसे मैं देखता हूँ कई बार बहुत छोटे जो लोग, छोटी छोटी चीजों में लोग अपनी अपनी अहम को, ईगो को आगे लेके जाते हैं। अरे सर, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, वहां तो ये सामान नहीं मिला, वहां ये नहीं मिला। मतलब हम एक टूरिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे टूरिस्ट होता है ना, टूरिस्ट किसी जगह जगह जाता है, क्योंकि हम तो टूरिस्ट हैं, 2 साल में दो बार जाते हैं विदेश यात्राओं पे, तो हम ऐसे ही करते हैं। वो बाई चांस जरा सा भी होटल के अंदर ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मीन में ही निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। वो होता है क्या है कि हम टूरिस्ट हैं, तो हमारा काम है, भैया हमने पैसे दिए तो हम मीन में निकालेंगे। जब हम इस एटीट्यूड से चलते हैं, तो टूरिस्ट का तो ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आपका अपना बिजनेस है, तो यहाँ आपको अपने थोड़ी सोच को बदलना पड़ेगा। पहले अपने सोचने का तरीका, अपना माइंडसेट, जैसा अभी तक आप सोचते हुए आ रहे हैं वो वैसे सोचते रहेंगे तो शायद कोई बहुत बड़ा बदलाव ना हो। आप पहले से, अगर आप एक पॉजिटिव थिंकर हैं और अच्छी सोच रखते हैं, तो एक अच्छी बात है, तो उसमें कोई वो नहीं है, तो फिर तो बढ़िया है। लेकिन आपको उस 1 लाख की इनकम, 2 लाख, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके लिए अपना आपको तो बदलना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। बिना तैयारी के नहीं होने वाला ये, राइट। और ये छोटी छोटी चीजों में होगा, ठीक है। तो पहले अपना आपको माइंडसेट चेंज करना है, अपने सोचने के तरीके को बदलना है, इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ही लेके चलना है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, हमारे फादर बहुत लंबे समय तक गवर्नमेंट सर्विस के अंदर रहे हैं। तो सरकारी नौकरी में क्या होता है कि कई कई चीजें फ्री में मिलती हैं, बहुत सी चीजें, ठीक। तो अब जब आदमी रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद उन्हीं चीजों के लिए, जो चीजें फ्री में मिलती है, पैसे देने में आदमी को तकलीफ होती है। कारण, क्योंकि जिंदगी भर जो है वो चीजें सारी फ्री में एंजॉय करेंगे, अब पैसे क्यों दें उसके लिए हम? तो वो फिर एक विचार का द्वंद चलता है। जब आदमी एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर छोटी छोटी चीजों के लिए जो है, कभी ईगो हर्ट हो जाती है, कभी झगड़ा करने लग जाता है, कभी नाराजगी व्यक्त करता है। तो मैं जब देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि भाई हमें क्या करना है, हमें अब परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलना है। अब चीजें पहले जैसी नहीं रही हैं। तो अगर आप बिजनेस के लिए आए हैं, तो जॉब वाली मेंटेलिटी, जॉब वाले माइंडसेट आप काम करेंगे, तो चीजें चीजें आपको सही नहीं दिखेंगी। मेरी बात समझ रहे हैं?
आपको 6 या तो 9 दिखेगा या 9 आपको 6 दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब आप उसको जब तक सही तरीके से नहीं दिखेंगे, सही चीज़ आपको दिखेगी नहीं। तो माइंडसेट को आपको अपना बदलना है, इस बिज़नेस के हिसाब से लेके आना है। क्या करना है वो आपके अपलाइन जो आपको बताते रहते हैं, जो कई बार आपको तकलीफ होती है, ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसमें जो मतलब उसमें जो जो सही चीज़ें हैं, जो आपको अनकंफर्टेबल करती हैं और आपको बेहतरी के लिए हैं, तो वो आपको करनी ही करनी है, राइट? नंबर 2, पीपल यू मीट एंड हैंग अराउंड। दूसरी चीज़ जो अब हमें करनी है, जिन लोगों के साथ हमारा ज़्यादा समय बीतता है, उनका हमें चुनाव करना है। देखिए, क्योंकि आप एक बड़े कॉज़ के लिए काम कर रहे हैं। आप जनरली हम इस बिज़नेस के अंदर वर्ड यूज़ करते हैं, हम ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं और ड्रीम बोलने में, सुनने में बड़ा बस बोल दिया, मुँह से बोला, ड्रीम वर्ड निकल गया। लेकिन ऐसा है नहीं। सपना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब मान लो किसी इंसान का सपना मुझे भारत प्रधानमंत्री बनना है। वो कितने पापड़ बेल रहा है वो आदमी, सोचो इस बात को आप। और जो बन चुका है उसने कितने पापड़ बेले होंगे? ड्रीम ही तो है और क्या है। कोई आदमी कह रहा है जी मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, वो कितने पापड़ बेल रहा है, कितनी पढ़ाई कर रहा है। कोई कह रहा है कि मुझे बड़ा बेस्ट स्पोर्ट्समैन बनना है, कुछ भी ले लो आप। ड्रीम है ना, उस ड्रीम के लिए कितनी तपस्या है, कितना तपना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है, कितना फोकस रहना पड़ता है। सेम वे आपको इस बिजनेस के अंदर भी ये देखना है कि आपका जो ड्रीम है, उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या काम करने हैं। जिन लोगों के साथ आज आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या वो लोग आपके ड्रीम के लिए, आपके लिए स्टेपिंग स्टोन है, या एटलीस्ट आपको मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, या आपको डाउन कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप उनसे अपनी दूरी बना लें। कल्पना कीजिए उन बच्चों की जो स्कूल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, तो कभी देखा है उन बच्चों को, वो जो बैक बेंचर्स होते हैं उनके साथ में उनका शायद टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं होते। होते भी है तो हाथ मिलाया, निकल निकल गए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमें कैसी एसोसिएशन के साथ में अपने आप को रखना है। लाइक माइंडेड अट्रैक्ट्स लाइक माइंडेड, राइट? अगर आप जैसे आप खुद हैं वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप वेस्टिज की बहुत शानदार ट्रेनिंग ले रहे हैं और लेने के बाद में फिर आप शाम को जाके उन्हीं लोगों के साथ में बैठ रहे हैं, जिनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, राइट? और बातें दुनिया भर की नेगेटिव करते हैं, ठीक है ना? परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, चीज़ों के अंदर कमी निकालते हैं, तो फिर आपने जो भी कुछ अच्छी ट्रेनिंग ली है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट वेस्ट है वो। तो आपको लगातार अपने जो लोग हैं, जिनके साथ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उस पे आपको उसके लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अ, भारी काम है, बिल्कुल भारी काम है। आसान काम नहीं है ये, भारी काम है। ये इस भारी काम को आपकी तमाम अप्लाइंस ने किया तभी वो आज वहाँ पर है जहाँ वो है। तो हर चीज़ की कीमत होती है, इसकी आपको कीमत देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको लगता है कोई दोस्त आपका बड़ा लंगोटिया यार है और चाहे वो नेगेटिव सर क्यों ना हो, लेकिन है तो मेरा यार, है तो मेरा दोस्त, बढ़िया है, यारी निभाई, दोस्ती निभाइए। पर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, वो यारी दोस्ती को कैसे निभाइए ना, अगर उसके साथ आप 2, 4, 5, 7 मिनट बिता सकते हैं, बिता के निपटा सकते हैं, तो उसका 5 घंटे क्यों बिताते हैं? और इतना ही प्रेम है तो जिस दिन चेक आपका 1, 2, 4, 5, 10 लाख का हो जाए तो हर महीने 1-1 लाख देते रहना उसको, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है फिर तो, बढ़िया है। उसको सपोर्ट कीजिए उसको। जैसे सिद्धार्थ जी को मैं देखता हूँ, कई उनके दोस्त हैं, कई जो हमारे कॉमन फ्रेंड हैं, वो सिद्धार्थ जी और मैं एक ही कॉलोनी के अंदर रहा करते थे। तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो जिनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हाइली नेगेटिव लोग हैं, उनको उनके सोचते ही बड़ा मेरी मेरी एनर्जी खराब हो जाती है। पर मैं सोचता हूँ सिद्धार्थ जी बड़े दिल वाले आदमी है यार, ये इनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से, राइट? तो लेकिन हाँ, क्योंकि सिद्धार्थ जी, हाँ, लेकिन जब सिद्धार्थ जी अपने सफर में थे तब उनके फोन भी तक नहीं उठाते थे। आज उनकी हर चीज़ करते हैं वो। क्यों? क्योंकि अपना एक दायित्व निभा रहे हैं। तो वही मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप ऐसे लोगों से कट जाइए और लगता है कि बहुत अच्छे लोग हैं, तो बाद में उनको सपोर्ट कीजिए जैसे आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी अपने लक्ष्य के लिए उन लोगों को अपने आस-पास बिठाइए, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके क्रॉसलाइन, जिनसे आपको लगातार प्रेरणा मिलती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। साथ-साथ जो चीज़ें आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन पे ध्यान दीजिए, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, आज की डेट में मुझे गुस्सा किस बात से आएगा, किस बात से मुझे हँसी आएगी, किस बात में मुझे रोना आएगा, दुखी होऊँगा, किस किस बात से मुझे मेरे अंदर अवसाद आएगा, डिप्रेशन आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें तय करती है सोशल मीडिया, राइट? जी हाँ, सोशल मीडिया पे अगर जोक पढ़ लिया तो मैं हँसूँगा और कोई खराब सी खबर देख ली तो गुस्सा करूँगा या जो भी है, राइट? ये हमारे माइंडसेट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है कि इस पे ध्यान देना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, वो हमें कैसे ट्रिगर कर रही है, हमें इंस्पिरेशन में ट्रिगर कर रही है, ये हमारे गुस्से को बढ़ा रही है, ये हमारे अंदर की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, राइट? तो इसलिए किताबें अच्छी पढ़ें, बढ़िया बुक्स पढ़ें जहाँ से आपको प्रेरणा मिले। और जैसे मैं अभी स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ रहा हूँ, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। बड़ी प्रेरणा मिलती है उनके विचारों को सुन के, क्योंकि मैंने जितने भी कामयाब लोग देखे हैं हमारे देश के अंदर और नॉर्मल भी जो मैं देखता हूँ, वो कहीं न कहीं स्वामी जी से बड़े प्रेरित रहते हैं, राइट? या और भी लोग हैं, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद हैं और बहुत से बड़े-बड़े राइटर हैं, फॉरेन के राइटर हैं। आप उनको पढ़िए, उनकी किताबें पढ़िए, उनको देखिए
और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया और रख लिया। पढ़ने के बाद उसको सोचिए, उनकी उनकी पर्सनैलिटी को जीने की कोशिश कीजिए, महसूस कीजिए, तो आपको लगेगा कि यार क्या, जब जब कोई ग्रेट पर्सनैलिटी के थॉट प्रोसेस को आप अपने अंदर सोचना शुरू कर देते हैं कि इसने यार करा कैसे होगा, तो इमीडिएटली आप उस ग्रेट माइंड से कनेक्ट कर जाते हैं। और कमाल की बात क्या है, वो बंदा, वो व्यक्ति अगर आज इस दुनिया में ना भी हो, तो भी उसके माइंड सेट से आप कनेक्ट कर जाते हैं, राइट? एकदम कनेक्ट कर जाते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए अच्छी किताबें पढ़ें। बहुत सारी बुक्स हैं जो आपकी अपलाइन रिकमेंड करते रहते होंगे, तरीके हैं अपने माइंड को फोकस रखने के। करना पड़ेगा, मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा। नींद आती है, नींद आने के लिए पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तपस्या है, करनी पड़ेगी। ब्रांड्स यू यूज एट योर होम, साथ साथ जो आप अपने घर में ब्रांड यूज करते हैं, या शायद आप सभी लोग करते ही होंगे, मैं इसको ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप सभी लोग सीरियस लोग हैं और अभी इतने रात को इस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे होंगे। क्या ब्रांड्स, जो घर में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको रिप्लेस कर दीजिए वेस्टेज के प्रोडक्ट से, राइट? ऐसा ना हो कि हम बिजनेस तो वैसे से कर रहे हैं, साबुन और तमाम चीजें हमारी दूसरे ब्रांड की लग रही है, कोई फायदा नहीं है। अपने आप को हम झूठ हम जी रहे हैं, राइट? क्योंकि हम जो है अमिताभ बच्चन नहीं है, हम शाहरुख खान नहीं है, या सॉरी इनके नाम नहीं लेने चाहिए मुझे, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं है कि जो हम एक उस ब्रांड को प्रमोट प्रमोट कर रहे हैं जिसको जीवन में ना कभी हमने यूज किया ना कभी करेंगे। आपको लगता है एक ब्रांड आता है टाटा शू से, मेरे हाथ नहीं फटते कपड़े धोने से, अब लगता है वो कपड़े धोते होंगे वो लोग, जो जो महिला ये बात बोल रही है? शायद मेरे को ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार है, जो एक कपड़ा एक बार पहनते होंगे, वो दोबारा एक बार जो पहनते हैं उसके बाद शायद पहनते भी नहीं होंगे, धोने की बात तो दूर है, शायद उसे भी नीलाम करते होंगे, जितने में खरीदा होगा उससे ज्यादा दाम उनको मिल जाता होगा, राइट? लेकिन फिर भी उनको हम फॉलो करते हैं। बट यहाँ पर हम जिन ब्रांड को यूज कर रहे हैं उनसे हमें प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि ये प्रोडक्ट हमसे बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? ये प्रोडक्ट हमसे कहते हैं कि भैया वेस्टिज का ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, मान लो वेस्टिज प्रोडक्ट है, वेस्टिज का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, तुम्हारे पास ही पैसा आएगा और तुम्हारी टीम के पास ही पैसा आएगा। ये तुमसे लगातार बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं। इनका ये जो संवाद है ना, आपसे करते रहते हैं। जब भी आप प्रोडक्ट देखोगे आपसे बोलेंगे। मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आया था या वेस्टिज में नहीं आया था, मुझे कोई मतलब नहीं था कि मेरे घर में चाय पत्ती कौन सी आ रही है, साबुन कौन सा आ रहा है, पेस्ट कौन सा आ रहा है, और मतलब क्यों भाई, क्यों मतलब हो मुझे? ये सारा काम घर की जो लेडीज उनका काम है, मैं क्यों इसमें अपना दिमाग खपाऊं? लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वेस्टिज की ही चाय आएगी, वेस्टिज का ही साबुन आएगा, वेस्टिज की सब चीज आएगी। क्यों? क्योंकि मेरा है, राइट? ये मेरा है, ठीक है ना? तो ये आज मुझे पूरा इस बात से सरोकार है, पूरी इस बात से मुझे मतलब है, ठीक? तो आई थिंक मैं समझता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं स्टेप नंबर 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है बी अ स्टूडेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, फाइंड अ मेंटर एंड फॉलो अनकंडीशनली। देखिए, इस बिजनेस के अंदर आपको क्या काम करना है? आपको इस बिजनेस का स्टूडेंट बनना है, विद्यार्थी बनना है। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग जो एक कारण है जो सफल नहीं होते हैं, वो इस बिजनेस को बहुत लाइट में ले लेते हैं। लाइट में कैसे ले लेते हैं? क्योंकि सुपरफिशियली, सतही तौर पे ये बिजनेस क्या लगता है, कुछ लोगों को जोड़ने का ही लगता है कि कुछ लोगों को जोड़ना है। अच्छा, मान लीजिए मैं जानता हूँ 20-25 लोगों को मेरी नजर में, तो मैं सोचता हूँ कि बस 5-7 लोग जोड़ लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। जो थोड़ा ज्यादा लोगों को जानता है, अगर नया है, मान लो 500-1000 लोगों को, कहता है यार इतने लोगों को जानता हूँ, 50-60-70 लोग तो ऐसे ही आ जाएंगे मेरे कहने पे। वो इस थॉट प्रोसेस से ऑपरेट करते हैं। इसमें बुराई कोई नहीं है, क्योंकि भाई जैसा आपको दिखेगा वैसी आपकी सोच बनेगी। लेकिन ये सोच अगर बहुत लंबे समय तक टिक जाएगी आपके अंदर, तो फिर आपकी यात्रा बहुत मुश्किल हो जाएगी। द मोमेंट आपको लगता है कि जिस तरीके से आप चल रहे हैं, आप एक लकड़ी घोड़े बैठे हुए हैं जो हिल तो रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा, वैसे ही आप क्या कीजिए, आप अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और इस बिजनेस के स्टूडेंट बन जाइए। मैं क्या देखता हूं, कई लोगों के अंदर क्या होता है, एक बीमारी होती है, वो कभी अपने अंदर कमी नहीं देखते हैं, और ये बड़ी भयंकर बीमारी है, राइट? उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और दूसरा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। ये कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन ये अगर बहुत बुरी तरीके से आपके अंदर घुस जाएगी, तो फिर कभी भी आप इस बिजनेस के अंदर सही चीजों को पकड़ नहीं पाएंगे। तो करना क्या है, आपको इस बिजनेस का स्टूडेंट बनना है। आप स्टूडेंट आप किसका बनते हैं? मान लीजिए मैं अगर साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मैं जो साइंस का प्रोफेसर होगा, जो साइंस का टीचर होगा, उसी का स्टूडेंट बनूंगा, या जो मेरे साथ में जो पढ़ रहा होगा बच्चा उसका स्टूडेंट बनूंगा? नहीं। यानी कि जो मुझसे ज्यादा जानकारी रखता है। वो अलग बात है, कल को मैं अपने टीचर से ज्यादा सफल बन जाऊं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से तो अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, राइट? अब मान लीजिए किसी को साइंस के अंदर तरक्की करनी है, या साइंस के मैथ्स के अंदर, उसे 2 काम पहले करने हैं। पहला काम, सबसे पहले तो जिस सब्जेक्ट के अंदर वो आगे बढ़ना चाहता है, उस सब्जेक्ट के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नंबर 1।
अगर मुझे मैथ्स के अंदर आगे जाना है, अगर मैथ्स की मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, घृणा करता हूँ या डाउट करता हूँ, तो मैं कभी भी मैथ्स के अंदर आगे नहीं जा सकता। सीधी सी बात है। आप खुद याद कर लीजिए, आप हर उस सब्जेक्ट के अंदर टॉपर अच्छे होंगे जिस सब्जेक्ट को आप प्यार करते होंगे, रिस्पेक्ट करते होंगे या मजा आता होगा। जिस सब्जेक्ट को आप लगता है यार ये मेरे बस की नहीं है, वो उसमें आप कभी आगे नहीं बढ़ते होंगे। तो पहला रिस्पेक्ट, प्यार। और दूसरा, जो सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उसके प्रति रिस्पेक्ट। सीधी सी बात है। अगर हम जो हमारे जो पढ़ा रहा, जो टीचर है, जो मेंटर है, उसी को ही अगर हम उसी के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। बट यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि जो मेंटर होते हैं उनके अंदर भी कमियां होती हैं। और हम तो एक ऐसे देश के अंदर रहते हैं जहां पर हमने तो भगवानों के अंदर की कमी को भी एक्सेप्ट किया हुआ है, राइट? या वो भी उससे गलती से अछूते नहीं है। तो जो आपके अपलाइन होंगे, कई बार उनसे भी गलतियां होंगी। वो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई मतलब इतनी बड़ी पावर उनके पास में है कि वो कभी गलती नहीं करेंगे। पर गलती करेंगे, उस गलती के बारे में डिस्कस कीजिए, उसमें अपना अपना विरोध दर्ज कीजिए, लेकिन उसको पकड़ के मत बैठिए कि आपने तो ऐसा कर दिया था, आपने वैसा कर दिया था, ऐसा कर दिया था। मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है ना? लेकिन और बहुत ज्यादा तकलीफ है किसी को अपने अप्लायंस से, तो फिर भैया एक काम कीजिए, तकलीफ को पालिए, यहाँ मत पालिए, यहाँ पे काम करते रहिए जैसे। और जब स्विट्जरलैंड ट्रिप जाएगा ना, अगला लग रहा है मुझे, अगला ट्रिप जो स्विट्जरलैंड ही जाएगा, बर्फ की वादियों में, तो भाई फिर क्या करना, वहां जाकर जिस अपलाइन ने जिस डाउनलाइन से आपको बात करने मन नहीं करता या तकलीफ होती है, वो बर्फ अपना सर उसी के मारना, और मारना के कपड़ों में डाल देना उसके। तो अगर कुछ ऐसा कुछ रखो तो फिर वो बढ़िया रखो, लेविश रखो। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके मेंटोर है उनके साथ में काम कीजिए। ठीक? उसमें हो सकता है 50 कमी हो, लेकिन अगर उनके अंदर कोई एक चीज भी उसे पकड़ के आप आगे निकल सकते हैं, उनसे भी आगे निकल सकते हैं, वो बात की बात है, राइट? जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भैया स्वामी विवेकानंद मत बनो, मुझसे भी आगे जाओ। डोंट होल्ड मी, मुझे होल्ड मत करो, मुझसे आगे निकलो। तो वही वाली बात है। कोई भी अपलाइन जो अगर उससे आप आगे जाएंगे, वो आपको रोक नहीं सकता। पहले बात तो ऐसा चाहेगा नहीं कि आप रुके। और बाई चांस चाह भी रहा है तो कोई किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। हर आदमी की अपनी जर्नी है। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हुए, थर्ड पॉइंट, हाउ टू हैंडल रिजेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम करना बंद कर देते हैं, इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं, उसका कई कारण है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण जो है ये है, जब लोग लोगों के सवालों को या लोगों के रिजेक्शन को जो लोग मना कर देते हैं, उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। ये हैंडलिंग अगर लोग सीख जाएं, इसका प्रोफेशनल तरीका सीख जाएं, तो इस बिजनेस के अंदर उनका रिटेंशन जो बढ़ जाता है। इसी के अंदर हमें अपनी टीम को ट्रेन करना, खुद भी ट्रेन होना है, राइट? जब लोग मना करें तो हमें करना क्या है? सबसे पहला काम अपने ये करना है कि जब लोग मना करते हैं तो इस चीज को आप लेते कैसे हैं, राइट? आप इसको ऐसे लेते हैं कि भाई जिसने आपको मना कर दिया बस उसने तो भाई साहब आपकी बेइज्जती कर दी। या मैं शायद म्यूट हो गया हूँ। मैं म्यूट हूँ क्या? नहीं, ठीक, सॉरी। तो नहीं सर, लाउड एंड नहीं, क्लियर। सॉरी, मेरे ऊपर एक नाम आ रहा है, रेखा तिवारी जी, तो मुझे लगा कि वो मेरा वो है। हाँ। तो दूसरा हम ये लेते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे होगी मुझे मना करने की, राइट? या फिर ये लेते हैं कि भैया इसने मना कर दिया, अब मेरा क्या होगा, इसके भरोसे में बिजनेस के अंदर आया था, राइट? तो जब इस तरह की चीजें हम सोचते हैं या अपने रिलेशन के बीच में लेकर आते हैं कि इसके लिए तो मैंने इतना सब कुछ किया था, मेरे कहने पे से 1000 रुपये भी खर्च नहीं करता, या जो भी चीजें हैं, राइट? तो इस तरीके से, हालांकि आता है, हम सब ह्यूमन भी नहीं, कि हमारे साथ फीलिंग आती है, लेकिन इस फीलिंग से आपको ऊपर उठना है। ठीक है ना? इस फीलिंग से आपको ऊपर उठना है, इस फीलिंग के अंदर अटके नहीं रहना है, राइट? ऊपर कैसे उठना है? आपको सिंपल सोचना है कि जब भी कोई आदमी मना करता है, तो पहली बात तो उसको पर्सनली मत लें आप, किसने आपको मना कर दिया है। वो ये तो नहीं कहता जी तुम बहुत खराब हो, इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा मैं, ये तो कहता तुम्हारी कंपनी खराब है, ये तो कहता है। ठीक, आप थोड़ी कह रहा है ना ही कोई आदमी ये कहता है कि भाई आज के बाद तुमसे बातें नहीं करूंगा, ऐसा कोई नहीं बोलता नॉर्मली। ठीक है ना? तो बात क्या है कि कौन तैयार है और कौन तैयार नहीं है। सिंपल इसको ऐसा लीजिए, मुश्किल है, मैं मानता हूं मुश्किल है, ये जितना कहना चाह रहे हैं इतना ऐसा होता नहीं है, मेरे से भी नहीं होता, लेकिन मैं अपने आप को बार बार रियलाइज कराता रहता हूँ कि भाई नहीं, मेरे किसी दोस्त ने मना करा, कि रिश्तेदार ने मना करा, तो ठीक है, उसकी स्थिति नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? उसको परमानेंट नो मत मानो। 2008 में जो सिद्धार्थ जी ने मुझे प्लान दिखाया था, तो उनको मैंने मना कर दिया था, और ये और बोल दिया था कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो एक जनरेशन प्लान में जाकर, पछताओगे सर आप। और मैंने कहा मैं तो कतई नहीं करने वाला। हुआ क्या? मैंने सिद्धार्थ जी को मना कर दिया ना, लेकिन 2012 में क्या हुआ? 2012 मैंने खुद फोन किया, सर वेस्टी ज्वाइन करनी है 4 साल के अंदर। 2004 जब वेस्टी को लॉन्च किया था वाली साहब ने, सिद्धार्थ जी उन पहले लोगों में से थे जिनको सिद्धार्थ जी ने प्लान दिखाया था। सिद्धार्थ जी ने क्या बोला? सर वाले साहब आपसे पुराना रिलेशन है, लेकिन
कंपनी तो मैं यही करूंगा जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, आपकी कंपनी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसमें मैं आने वाले वक्त में टॉप पे पहुंच जाऊंगा। ये बात है 2004 की। अब 2004 में जब बाली साहब को मना कर रहे थे सिद्धार्थ जी, उनको पता था कि जिसके 4 साल बाद मैं वैसे ज्वाइन कर लूंगा, और उसके 4 साल बाद 2012 में उस इस कंपनी का टॉप ओनर बन जाऊंगा, और उसके 4 5 साल बाद में इस कंपनी का पहला 1 करोड़ का अनर बनूंगा। नहीं पता था। लेकिन 2004 से लेकर 2008 4 साल लग गए सिद्धार्थ जी को वैसे ज्वाइन करने में। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी रिजेक्शन को आप फाइनल न माने और उसको पर्सनली ना लें। सिद्धार्थ जी जब सिद्धार्थ जी ने जो उनको भी मैंने साफ मना कर दिया और ये बोल के मना कर दिया था कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पछताओगे सर आप। इतनी बड़ी बात कोई अपने मेंटर को बोल दे, आज को डाउनलोड आपको ऐसी बात बोल दे, आपसे तो बात करना बंद कर दो उससे। तो आप, अब मेरे लिए तो मेंटर थे, मैं तब उनको ये बात बोलती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पहले 1 साल तो मुझसे नहीं मिले, क्योंकि वो जाहिर सी बात बड़े अग्रेसिवली काम कर रहे होंगे, तभी इतनी तेजी से आगे बढ़े। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे मिलना शुरू कर दिया, बात करनी शुरू कर दी, और मैं ज्वाइन नहीं भी करता था लेकिन फिर मुझसे मिला करते थे। और कभी मुझे ये नहीं कहते थे कि तू मेरी कंपनी में आ। अक्सर पूछते थे भाई तेरा काम कैसे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई जरूरत तो नहीं किसी चीज की, कोई ट्रेनिंग की। कभी हाँ बोला कभी ना बोला, लेकिन ऐसे हमारा रिलेशन चलता रहा। राइट, कभी उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं खुद 2012 में आ गया। राइट, तो इसलिए कभी भी रिजेक्शन को पर्सनल ना ले, ये सोचे कि ये आदमी का सही समय नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हुए, प्रमोट एंड अटेंड इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाय कंपनी एंड अप्लायंस। जो भी इवेंट आपकी कंपनी और आपके अपलाइन ऑर्गेनाइज करते हैं उनको अटेंड कीजिए। यहां पे मेरी एक बात को सभी लोग ध्यान सुनिएगा, किसी भी इवेंट को, किसी भी किताब को, किसी भी चीज को, जिसको भी आप सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, विशेषकर इवेंट को, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के अटेंड मत किया कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप लगातार ये इवेंट किस तरह से होते हैं दीपक जी, हर हफ्ते होता है या डेली, कैसे कैसे होता है ये जो अभी ऑनलाइन इवेंट हो रहा है? सर मंडे टू फ्राइडे 9 PM डेली है हमारा, एंड सैटरडे हम्म। संडे हम सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं इफ रिक्वायर्ड। किसी गेस्ट स्पीकर को बुला के? हाँ, गेस्ट को बुला के मंडे टू फ्राइडे CNTN ट्रेनिंग ओके गेस्ट के ओके। साथ डेली रात को 9 बजे रखते हैं। ठीक एंड ठीक। सैटरडे संडे हमारा ट्रेनर चलता है, या फिर हम्म, हम स्पीकर को बुलाते ठीक ठीक, चलिए। तो मेरा कहना तो ये कि जिस भी ट्रेनिंग को आप अटेंड करें, तो उस ट्रेनिंग को अटेंड करने से पहले उसे रूटीन में अटेंड ना करें। आपके दिमाग में लक्ष्य होना चाहिए कि इसके अंदर आ क्यों रहा हूं मैं। वरना तो होता क्या है कि आपको हर चीज की हैबिट पड़ जाती है, फिर वहां से कुछ निकलता नहीं है आपको। जैसे आप इवेंट के अंदर बैठ रहे हैं तो अपना ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेके बैठे कि थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया कि इसके अंदर इस बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग को टच किया जाएगा, या इस बार इसको प्लान को टच किया जाएगा, या इस बार मोटिवेशन टच किया जाएगा, या अगर थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है या बैठने वाला आइडिया कैसे भी आपको आइडिया मिलता है, तो फिर पूरा फोकस होके उस एक चीज को पकड़ लीजिए और फिर उसके जो भी नोट्स बनाने बनाइए। उससे क्या होगा कि वो आपके व्यवहार में उतर जाएगी। वरना होता क्या है कि जब आप एक चीज अटेंड करते हैं, फिर वो भूल के फिर दूसरी अटेंड कर लेते हैं, फिर वो भूल जाते हैं तीसरी अटेंड करते हैं, तो एक्शन में चीजें आ नहीं पाती। तो फिर फीलिंग ये आती है कि भाई मैं हर हफ्ते या हर डेली में चीजें अटेंड कर रहा हूँ लेकिन कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है। उस इसकी वजह से होती है कि जब आप किसी ऑब्जेक्टिव के साथ में नहीं बैठते हैं। राइट, और जब आप किसी इवेंट के अंदर आते हैं आपको 3 चीजें मिलती हैं: प्रेरणा, ज्ञान और आपका फोकस। प्रेरणा कैसे मिलती है भाई? जब कोई भी गेस्ट स्पीकर आता है अपनी सफलता की जर्नी बताता है या अपना अपनी सफलता जर्नी बताता है, बताता है भाई पहले मेरी हालत ये थी अब ये हो गया, तो आपको उससे प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा क्या मिलती है? देखिए, जो भी गेस्ट स्पीकर आता है उसका प्रयास रहता है कि वो आपको इंस्पायर करे काम करने के लिए, लेकिन कई लोगों की स्टोरी ऐसी होती है वो आपको रुला भी देते हैं, कुछ लोग आपको हंसा भी देते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग आपको प्रेरित करते हैं। लेकिन जो भी गेस्ट स्पीकर आता है, जो भी आपके सीनियर है, जब भी आपको कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं या अपनी स्टोरी से रिलेट करते हैं, तो उनका मकसद ये नहीं होता कि आप वहां पे आंसू बहाएं या आप हंसें या आप, उनका मकसद ये होता है कि जब ऐसी ही स्थिति, ठीक ऐसी स्थिति जब आपके साथ आए, तो आपने भी वही धैर्य, वही जज्बा, वही इंस्पिरेशन, वही लगन बना के रखनी है जो कि इस आदमी ने रखी है। तो जब आपके ऊपर ये चीज आए तो याद कीजिए कि भाई सेम चीज हुई थी उस लीडर के साथ में या मेरे अपलाइन के साथ में, और उन्होंने इस स्थिति को ऐसे हैंडल किया था, सेम ऐसी मैंने करना है, हथियार नहीं डालूंगा मैं। ये प्रेरणा आपको इवेंट से मिलती है और इसी को आपको पकड़ना है, जो पकड़ने वाली चीज आपकी है। नॉलेज, आपको यहाँ पे नॉलेज मिलती है, कभी प्लान का, कभी प्रोडक्ट का, तो जो, या भी जैसे मैंने रिजेक्शन के बारे में भी आपको आइडिया दिया, तो जो जानकारी आपको मिलती है, ये आपको आपकी जो वोकेबुलरी है, शब्दावली है, या जब आप किसी को किसी ऑब्जेक्ट में आपको हैंडल करना होता है उसमें आपको ये और ज्यादा स्मार्ट बनाता है। फोकस का दोस्तों मतलब क्या है? इवेंट से आपको फोकस कैसे मिलता है? देखिए, आप अपने 24 घंटे के पूरे दिन के अंदर, शायद मैं सबकी बात नहीं करता लेकिन मेजोरिटी लोग 2 5 7 10 मिनट की पूजा करते होंगे, ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं ज्यादा करते हैं लेकिन नॉर्मल बात कर रहा हूँ। लेकिन वो 5 7 10 मिनट की जो भी आप पूजा करते हैं, वो 5
10 मिनट आपको पूरे दिन भर के लिए एक एनर्जी देता है, एक भरोसा देता है। देयर इज समवन, कोई है जो आपके साथ है हमेशा, और जब आप घर पे नहीं है तो आपके घर वालों के साथ में, यस और नो? वो सिर्फ कितनी देर करते हो आप? 5 मिनट तो करते हो। उस 5 मिनट के फोकस की वजह से आपको इतना बड़ा भरोसा मिल जाता है, राइट? इसी प्रकार से जब आप इवेंट के अंदर आते हैं, तो इवेंट से पहले जब आप काम करते हैं, 10 तरह के आपको लोग मिलते हैं। आप हम भी मोबाइल की बैटरी की तरह हैं, हमारी बैटरी खत्म हो जाती है, राइट? और हम हमें लगता है कि यार कुछ अब हो नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही इवेंट में जाते हैं हम रीफोकस हो जाते हैं। दूसरे लोगों की कहानी सुनकर, दूसरे लोगों की सफलता को देखकर, या कोई नई चीज़ ज्ञान लेकर, कोई नॉलेज लेकर, कोई ट्रिक सीखकर, कोई कुछ भी चीज़ सीखकर हम लोग दोबारा चार्ज हो जाते हैं। ये होता है इवेंट के अंदर, राइट? नाउ लास्ट मेरा स्टेप, डेवलप पैशन फॉर पीपल एंड ट्रैवलिंग। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको दो चीजों का पैशन डेवलप करना है। नहीं है चिंता मत कीजिए, जितने भी टॉप अचीवर नेटवर्क मार्केटिंग के, उनके अंदर ये दो क्वालिटी नहीं थी। सिद्धार्थ जी को मैं पर्सनली जानता हूं मैं। ट्रैवलिंग चलो तो हर आदमी घूमना फिरना पसंद करता है, लेकिन सिद्धार्थ जी भी इंट्रोवर्ट पर्सन है, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते, और ये आपने देख लिया होगा ना। वो बेवजह फेसबुक पे आते हैं, ना बेवजह किसी को यूट्यूब पे जाके ज्ञान बखारते हैं, वैसा काम करते हो शुरू से नहीं करते हो, राइट? खैर, तो लेकिन उसके बावजूद भी इतने शिखर पे क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस क्वालिटी को बिजनेस के लिए डेवलप कर लिया है, राइट? बिजनेस के लिए आप ट्रेनिंग रूम को आप घंटों बुलवा लो उनसे, आप राइट, बैक टू बैक। लेकिन नॉर्मली वो फिर उतने कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, क्योंकि उनका अपना एक नेचर है, हर आदमी का होता है। इसी प्रकार से आपको बिजनेस के लिए भी पैशन डेवलप करना है, लोगों से बात करने का। डर लगता है, कोई बात नहीं, नेचर नहीं है, कोई बात नहीं। एक्टिंग कीजिए, एक्टिंग कीजिए। भाई आपको कौन सा गाना गाना आता है? फिर भी 50 गाने आपको याद हैं या गुनगुना लेते हैं, पर आपको कोई ये तो नहीं कहता कि आप सिंगर हैं, लेकिन आप उस पूरी की पूरी लाइन लाइन रट लेते हैं, क्योंकि आप एक्टिंग करते हैं, उस गाने की प्रैक्टिस करते हैं। सेम तरीके से आप एक्टिंग कीजिए लोगों से बात करने की। बात कीजिए लोगों से, स्टार्ट कीजिए बात को। मुझे मालूम अनकंफर्टेबल है, लेकिन बात कीजिए, अनजान लोगों से बात करना शुरू कीजिए। देखिए लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। जितना आपको डर लगता है उतना डरने की बात ही नहीं है, लोग आपको हाथों हाथ लेते हैं, राइट? तो यार जो आपके नेटवर्क के अंदर लोग हैं या आपके जानकार लोग हैं, सबसे बात कीजिए, नॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर आइए। एक बात ध्यान रखिएगा, जितना भी बिजनेस, एवरी बिजनेस इज इन कन्वर्सेशन। सारा का ऑल बिजनेस इज इन कन्वर्सेशन। सारा का सारा बिजनेस कन्वर्सेशन में छुपा हुआ है। अगर आप किसी व्यक्ति को कॉल करना चाहते हैं, बस समझ नहीं आ रहा कैसे कॉल करूं, राइट? इसको ऐसे कॉल करूं, डायरेक्ट कॉल करूं, डायरेक्ट कॉल करूं, या पहले क्या बोलूं, फ्रंट ट्रिप बोलूं, मनी बोलूं, क्या बोलूं? आप जस्ट बात करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही ये बात करना शुरू करेंगे, बात घूमेगी हाल चाल से, अंकल आंटी से बात शुरू होगी, कोविड बात जाएगी, और फिर जैसी बात आएगी थोड़ी बहुत फाइनेंस के ऊपर, यार आजकल गाड़ी ले लिए, ये दिक्कत आ गई, घर ले लिया, ये हो गया, नौकरी में सैलरी कट हो गई है, और उसी समय आपको समझ में आ जाएगा ये राइट टाइम है अपनी अपॉर्चुनिटी को प्लेस करने का। प्लान करेंगे नहीं होता, लेकिन जब आप नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटी को प्लेस करने का मौका मिल जाता है, या एटलीस्ट एक बिजनेस आइडिया शेयर करने का मौका मिल जाता है, या फिर फोन नंबर एक्सचेंज करने का मौका मिल जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको आप कॉल कर सकें, राइट? तो ये है। और तीसरा, ट्रैवलिंग। आपको ट्रैवलिंग के लिए तैयार रहना सर। आपका बिजनेस पहले आपके घर के पड़ोस से स्टार्ट होगा, तो पहले ट्रैवलिंग आपकी अपने घर से पड़ोसी घर तक होगी, फिर मोहल्ले तक होगी, फिर आपको अपने कस्बे तक होगी, फिर उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में होगी, फिर उसके बाद में आपके पूरे राज्य में होगी, फिर आपके आपके इंटरस्टेट होगी, अदर राज्य के अंदर होगी। इसके लिए आपको तैयार रहना है, राइट? क्योंकि इसके लिए इसकी तैयारी नहीं करेंगे तो एक लिमिटेड एरिया में ही आपका नेटवर्क रहेगा, और ये स्वतः ही होता है, अपना भी होता है। क्योंकि मैं इस बिजनेस के अंदर ये सोच के नहीं आया था कि मेरे इतने राज्यों में बिजनेस चला जाएगा, वो अपना पता चला गया, लेकिन उसके लिए तैयार रहना है आपको। ये नहीं कहना चाहिए मैं ट्रैवलिंग नहीं करूंगा, मुझे ट्रैवलिंग नहीं करनी। अब आप यहाँ रह रहे हैं, मान लीजिए एक्स, आप मान लीजिए दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको ज्वाइन कर गया, मेरठ के अंदर काम करना चाहता है, आप थोड़ी बोलेंगे मैं नहीं आऊंगा। आप जाएंगे, काम करेंगे, आपकी एलओ भी लगेगी, आपका डेट रोज लगेगा, आपका चेक मान लीजिए 10-15 हजार का है, तो एकदम छूट कर जाएगा 50 हजार रुपए। तो इस तरीके से आपको इस बिजनेस के अंदर काम करना है, राइट? डेवलप पैशन फॉर पीपल एंड ट्रैवलिंग। तो दोस्तों, ये था मेरे बारे में, और छोटा सा एक ट्रेनिंग के रूप में जो मैं आपको सिखा पाया, और कुछ भी अच्छा सिखा पाया। तो ये मेरे अपलाइंस हैं, जिनकी वजह से, और आप जैसे लोगों का साथ है, जो आपके आपके जो अपलाइन है, उन सबसे सीखा है, राइट? और कुछ थोड़ा सा अगर कुछ गलत निकल गया हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, वो सब मेरा ही है, उसमें मेरे अपलाइन का कोई रोल नहीं है, राइट? विद दिस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। नाउ ओवर टू पुरी जी एंड दीपक जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा सर जितने भी हमारे गेस्ट हैं और डिस्ट्रीब्यूटर, एक शानदार ताली सर, हम आपके आभारी हैं सर। और आप हमें सुन पा रहे हैं सर? आवाज आ रही है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ सर। और मैं आभारी हूँ सर, आपने बहुत कीमती समय निकाला
और शानदार ट्रेनिंग दिया, और आपने जो 5 स्टेप बताए वो मैं बैठ के लिख रहा था। जी हालांकि बिटिया की सगाई थी आज, और उसके बावजूद भी मैं बधाई अपना हो, बधाई हो। जी जी। और पंचुअल टाइम से मैं पहुंचा हूँ अपने स्थान पे। और आपका हम आभारी रहेंगे हमेशा, क्योंकि आप तो मेरे लिए पूजनीय हैं और मेरे गुरु है पहले, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जी जी आपने बिल्कुल, जी आया था आपका सेमिनार फर्स्ट टाइम जब देखा था मैंने। जी और जी मैं जी। क्योंकि फैक्ट्री सर फ्लैट। थैंक यू सो मच। आप जितने भी आप लोग मुझे यहाँ पे धन्यवाद कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, मैं इसको इस तरह से लूंगा कि आप सभी लोग मेरे गुरुओं के, मेरे अपाइन की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कुछ आप मैं आपको बता पाया मैं उन्हीं की वजह से बता पाया। तो उनकी तारीफ के लिए, उनके उनके लिए प्यारे शब्द बोलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी जो भी लोगों का अगर कोई सवाल है, मैं चाहूंगा सर 2-4 मिनट आप थोड़ा सा और समय, अगर जिन लोगों का भी कुछ सवाल है, और दीपक सर जिन लोगों का कोई भी अपना कुछ सवाल है कुछ लेकर के, किसी भी बात को लेकर के, तो वो हैंड रेज करके 5-7 मिनट के लिए हम बात कर सकते हैं। जो नए गेस्ट हमारे स्पीकर कोई भी आए हुए हैं,